नमस्कार। ज्ञान विविध चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। तो चलो करते हैं शुरू। इससे पहले हमने महाजनपद पढ़े थे, जो कितने थे? 16। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध पर कई वंशों ने शासक किया, जैसे हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और उसके बाद में आया मौर्य वंश, और उसके बाद में शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद में सातवाहन वंश और वर्धन वंश। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर एक नया वंश उभर कर सामने आता है, जिसका नाम है गुप्त वंश। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से काल को या कौन से वंश को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो गुप्त वंश है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर्णकाल। याद रखने के लिए आप कैसे रखोगे इसको? जैसे स्वर्ण का मतलब सोना, और सोने को हम कैसे रखते हैं? गुप्त रूप से। तो स्वर्णकाल कौन सा हो गया? गुप्त वंश। अब इसकी स्थापना की ओर चलते हैं। इस वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने। ये याद कैसे रखोगे? मान लीजिए गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति है, जैसे राजीव गुप्ता, संजीव गुप्ता, कोई भी मानकर चलते हैं, और हम अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं? श्री। जैसे श्रीमान समुद्र, ऐसा ही करते हैं ना। तो गुप्त के आगे क्या लग गया? श्री। तो क्या बन गया? श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। इसके बाद आता है श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच। शासक बना। ये दूसरा शासक है। कई बार शासकों का क्रम भी पूछ लेते हैं। तो श्रीगुप्त का बेटा बना है घटोत्कच। घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की है। धारण की है, ध्यान रखना। दो व्यक्तियों के नाम आगे हैं। सबसे पहले आया श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का संस्थापक है, और उसके बाद उसका पुत्र बनता है, जिसका नाम है घटोत्कच। और घटोत्कच की आपके बुक में एक ही बात बताई हुई है, महाराजा। ये इसकी क्या है? उपाधि। घटोत्कच के बाद शासक बनता है, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल है 320 से 335 ईस्वी तक। लंबा शासन काल रहा है, और ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखना, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो आप बताओगे श्रीगुप्त। और ये पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ एक बात और ध्यान में रखना, चंद्रगुप्त प्रथम यह है गुप्त वंश का शासक। और पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, वो था मौर्य वंश का शासक। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। चंद्रगुप्त प्रथम है, वो गुप्त वंश का है, और चंद्रगुप्त मौर्य था, वो मौर्य प्रशासन का शासक था। इसके बाद इसके बारे में 2-3 बातें मुख्य रूप से बताई गई है। जैसे
चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, पहली बात, इसने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। धारण की, आपने पहले पढ़ा घटोत्कच, उसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त ने की है महाराजा धीराज की। इन दोनों में अंतर क्या है? महाराजा की उपाधि तो जो सामंत वगैरह होते थे ना, उनको मिलती थी या उनको कहते थे। जो गुप्त वंश का शासक है, संस्थापक है श्री गुप्त, वो कुषाण वंश आया था, जो विदेशी जाति है, उसका सामंत था। तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कर दी, और उसके बाद में उसका पुत्र था घटोत्कच, वो आया, तो उसने अपनी उपाधि क्या रखी? महाराजा की। और फिर जो दूसरा घटोत्कच का पुत्र आता है चंद्रगुप्त प्रथम, इसने क्या उपाधि ली है? महाराजा धीराज की। इसका तात्पर्य होता है कि स्वतंत्र राजा, ना तो सामंत है ना किसी के अधीन। ठीक है, दूसरी बात इसकी, इसने विवाह किया है लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। ठीक है, ये इसका दूसरा काम। फिर तीसरी मुख्य बात, बहुत बार पूछते हैं ये, इसने एक गुप्त समझ चलाई थी। तो गुप्त समझ चलाने वाला शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये इसकी मुख्य रूप से तीन बातें हैं। पहली, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जो कौन करता है या किसको कहते हैं? जो आजाद राजा होता है या स्वतंत्र राजा होता है। उसके बाद उसने विवाह किया था लिच्छवी वंश की राजकुमारी है, जिसका नाम है कुमार देवी। और तीसरी बात है, इसने एक समझ चलाई थी जिसका नाम है गुप्त समझ। ठीक है, इसके बाद में नया शासक उभर कर आता है, इसी का ही पुत्र है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अब आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कार्यकाल है 335 से लेकर 380 ईस्वी तक, खूब लंबा है। और इसने अपना साम्राज्य का विस्तार भी खूब किया है। इसकी एक नीति थी साम्राज्य विस्तार की, जिसको हम बोलते हैं दिग्विजय। क्या बोलते हैं? दिग्विजय नीति। दिग्विजय का अर्थ होता है सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करना। ये इसकी समुद्रगुप्त की नीति थी। वो अपनी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और पूरी दिशाओं पर विजय प्राप्त करना चाहता। अब समुद्रगुप्त ने लगभग भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी और अपने विजय किए हुए प्राप्त स्थानों को 5 भागों में बांटा है। तो देखो, स्थान जीते हुए प्रांत को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 गंगा यमुना, नंबर 2 दोआब के राज्य, नंबर 3 पूर्वी हिमालय के राज्य, नंबर 4 पर है पूर्वी
विंध्य क्षेत्र, और नंबर 5 पर है पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। ये इसकी दिग्विजय की नीति के कारण इतने प्रांतों को इसने विजय प्राप्त कर ली है। वापिस देख लीजिए, 5 प्रांत है। पहला गंगा यमुना, दूसरा 2 आपके राज्य, नंबर 3 पर है पूर्वी हिमालय राज्य, 4 पर है पूर्वी विंध्याचल क्षेत्र, और 5 पर है पूर्वी दक्कन और दक्षिण के राज्य। इसके विजय अभियान के तहत आगे चलते हैं। विजय प्राप्त करने के साथ साथ इसमें और भी कई कलाएं थी, जैसे ये ललित कला में निपुण था, वीणा बजाता था, तो ललित कला में निपुण, ठीक है, वीणा वादक, विष्णु का ये भक्त था। ये भी ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि विष्णु का भक्त कौन था, तो समुद्रगुप्त। और इसी कारण इसको कविराज कहते हैं, ध्यान में रखना। कई बार ये पूछ सकता है कविराज किसको कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि ये संगीतज्ञ था, वीणा वगैरह बजाता था और संगीत मुख्य रूप से इसे संगीत प्रेमी था, और इसके कई सिक्के चलाए थे और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ललित कला, वीणा वादक और विष्णु का भक्ता, और इसलिए इसको क्या कहते थे, कविराज, और सिक्कों पर ये वीणा बजाते हुए भी नजर आते हैं। आगे एक मुख्य बात, इसके दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। नाम सुना होगा कवि, जिसने प्रयाग प्रस्तुति का वर्णन किया है, और उसमें इसने समुद्रगुप्त की जितनी विजय हैं उसमें उसका वर्णन किया गया, और इसलिए उसको समुद्र की आत्मकथा भी कहा जाता है। और इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और किसने कहा था? स्मिथ ने। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो भारत का नेपोलियन कहा गया है क्योंकि विजय के कारण। आगे हम पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में तो पता चलेगा आपको उसने किस प्रकार अपना साम्राज्य विस्तार करके सबसे की विजय प्राप्त की थी। इसी प्रकार इसने भी खूब विजय प्राप्त की है। अब हम अगले शासक की ओर चलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद में उसका पुत्र बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान में रखना, यहाँ चंद्रगुप्त 2 आए हैं, एक आया चंद्रगुप्त प्रथम और एक ये समुद्रगुप्त का पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है 380 से लेकर 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय की भी 2 नाम मिलते हैं। देखो 2 नाम क्या है। एक है देवराज, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, और दूसरा है देवगुप्त। तो आपको ऐसे याद न रहे तो ऐसा ध्यान रखना, जिससे ये चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब 2 है और 2 इसके क्या है नाम, देवगुप्त राज और देवगुप्त।
ठीक है। और इसकी साम्राज्य जो नीति थी वो क्या थी? विवाह संबंधों से और विजयों से। ये इसने इसे साम्राज्य विस्तार की बात किया था, विवाह संबंध करके और कई राज्यों पर विजय प्राप्त करके। विवाह संबंध के बारे में आपकी 10th वाली बुक में तो थोड़ा सा वर्णन इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रभावती। उसका विवाह किया था उसने वाकाकुट नाम के एक वंश है, उसका शासक है जिसका नाम है रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ। रुद्रसेन द्वितीय की अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो वाकाकुट है वहां पर शासन किसका हो जाता है? इसकी पुत्री का। और उसी के पास में है उज्जैन। उज्जैन को वो अपनी राजधानी भी बनाते हैं। तो चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त कौन सा है? द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 2 राजधानियां थी, ये भी ध्यान में रखना, ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा शासक हुआ है उसके समय 2 राजधानियां थी। एक तो पहले थी पाटलिपुत्र, वो तो बाकी जब गुप्त वंश का संस्थापक शुरू हुआ उस समय पाटलिपुत्र ही थी। तो एक तो आपका आ गई पाटलिपुत्र, और दूसरी इसने अभी कौन सी बनाई है? उज्जैन। ठीक है, ये इसकी 2 राजधानियां। ये भी आप याद रख सकते हो। चंद्रगुप्त कितने नंबर का है? द्वितीय, 2 नंबर का। और इस प्रकार इसकी राजधानी भी क्या है? 2 है, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैन। पाटलिपुत्र तो पहले से जब संस्थापक प्रथम बना तभी से थी, और इसने एक नई और बना दी जिसका नाम क्या है? उज्जैन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके दरबार में 9 रत्न भी थे, जैसे महान कवि कालिदास, आर्यभट्ट, महारामीहर, कवि पहले वर्णन आया है दरबार में तथा हरिसेन। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 रत्न भी है। 9 रत्न का वर्णन आपकी बुक में ज्यादा नहीं पूछा गया है, ये तो अलग जानकारी लिए बता रही हूं मैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 2-3 है। इसके बाद में जो चीनी यात्री था फाहियान, वो भी भारत इसी के समय आता है, ये भी ध्यान में रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है छोटे 1 नंबर के रूप में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान, या फाहियान किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, ये भी याद रखने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने पहले पढ़ा है वर्धन वंश, जिसको कुशेभुत्ती वंश भी कहते हैं, उसमें भी एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हेमशांग। तो वो मान लीजिए पहला है, और ये दूसरे नंबर का, तो 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये चीनी यात्री, तो फाहियान। ठीक है, इसके बाद में नया शासक आएगा, इसी का पुत्र है जिसका नाम है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। अब धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन होने जा रहा है, तो आगे आएगा आपके कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इसका शासनकाल है 414 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक। यहाँ 2 साल का बीच में घेप बताया गया है आपसे। दोबारा में उसका साम्राज्य समाप्त हो जाता है, लेकिन ये 13 से नहीं लेकर कहाँ से स्टार्ट होता है? 14 से। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से ज्यादा वर्णन नहीं दिया गया है। महेंद्र इसने एक मुख्य कार्य किया है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय,
जो कहाँ पड़ता है, बिहार में की स्थापना। ठीक है, ये इसकी मुख्य बात है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है जो बौद्ध धर्म के लिए जानता था। और एक बात और है, इसका जो राज्य था वो सौराष्ट्र से बंगाल तक। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, पूछ लिया जाता है कि कुमारगुप्त का राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो सौराष्ट्र लेकर बंगाल तक। और एक बात है, हूण एक जाति है विदेशी, हूण जाति ने भी यहाँ इसके समय आक्रमण किया था। और इस हूण जाति के विद्रोह को दबाने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। कुमारगुप्त का इतना ही वर्णन है, आगे आता है नया शासक जिसका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वैसे तो कुमारगुप्त का बड़ा बेटा नहीं था, फिर भी वो शासक बना है। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से लेकर 467 ईस्वी तक है। इसका भी ज्यादा वर्णन नहीं दिया गया है। एक वर्णन है मुख्य रूप से जो जूनागढ़ के अभिलेख हैं उसमें, जूनागढ़ के अभिलेखों के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित का मतलब बनाना सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, काफी बार पूछते भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख के तहत, जूनागढ़ के अभिलेख के तहत। और ये जो झील बनाई है सुदर्शन झील, किसने बनाई थी, मौर्य वंशज ने, लेकिन इसका पुनः निर्माण किसने करवाया है, स्कंदगुप्त ने। ये इसकी एक विशेष बात है, ध्यान में रखना, पूछ लेते हैं सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया, तो स्कंदगुप्त ने। और एक और बात है, इसी लेख के अनुसार आपने पहले हूण जाति का जिक्र सुना है, तो हूणों को पराजित किया था। ठीक है, अब यहाँ हूणों से संबंधित दो क्वेश्चन बन सकते हैं। हूणों ने किस समय आक्रमण किया, तो आप बताओगे कुमारगुप्त के समय। ठीक है, और हूणों को हराया किसने या पराजित किसने किया, तो स्कंदगुप्त ने। उन्होंने सबसे पहले आक्रमण तो उसके पिता के समय कर दिया था, उसको दबाने के लिए गया था, लेकिन उसने वापस आक्रमण किया उन्होंने, और हूणों को पराजित इसने कर दिया। ठीक है, आपकी बुक में इतना ही दिया गया है। इसके बाद दो शासक और आते हैं स्कंदगुप्त के बाद में, और इस प्रकार धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसमें एक है भानुगुप्त, ठीक है, और दूसरा है जो अंतिम बोल सकते हो आप, अंतिम शासक है जिसका नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त कहते हैं कि 550 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु, और इसके बाद में गुप्त वंश का समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने आज गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। शुरू से देख लेते हैं, वापिस एक बार दोहरा देती हूं मैं। पहला था, वो था कौन, श्रीगुप्त। कई बार ये क्रम भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो पहला था श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त को आप याद कैसे रखोगे, मैंने बता चुकी हूँ कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। तो मान लीजिए गुप्ता जी है, उसका आगे हम क्या लगाते हैं, श्री, तो
श्रीगुप्त, और इसी का पुत्र बनता है 2 नंबर पर, जिसका क्या नाम है, घटोत्कच। ठीक है, इसके बाद में इसने एक उपाधि धारण की थी महाराजा की। ठीक है, तो सामंतों के लिए होती है। 3 नंबर पर है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। इसने भी उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की, विवाह संबंध किया था लिच्छवी वंश की कुमार देवी के साथ, और इसने एक समझ चलाई थी गुप्त समझ। फिर नंबर 4 पर है, किसी का पुत्र बनता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। इसने अपने साम्राज्य विस्तार किया था किस नीति से, दिग्विजय नीति के द्वारा, और उसको 5 प्रांतों में बांट दिया, और इसके कई और भी संगीत संबंधित कार्य हैं। फिर आते हैं 5 नंबर पर, इसी का पुत्र बनता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त इसमें 2 आ गए हैं, प्रथम और ये दूसरा है जो समुद्रगुप्त का बेटा है। और 6 नंबर पर आता है किसी का पुत्र जिसका नाम है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। ठीक है, और इसके बाद में आता है स्कंद गुप्त। ठीक है, ये इनका क्रम है। इसके बाद में भी 2 शासक और हुए हैं, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये आप क्रम ध्यान में रखना है इसका। पहला श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा समुद्रगुप्त, और इसके बाद में उसका पुत्र चंद्रगुप्त सेकंड, और कुमारगुप्त जिसको महेंद्रादित्य भी बोला जाता है, 2 नाम है, और एक स्कंदगुप्त। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा वर्णन दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है। तो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, पहली बात, इस वंश के जो भी शासक हुए हैं सब वैदिक धर्म को मानते थे। ध्यान में रखना, गुप्त वंश के शासक किसको मानते थे? वैदिक धर्म को। ये क्वेश्चन बड़ा बनकर आ सकता है, सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। इसके बाद में इसकी जो राजकाज की भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। और इसी के कारण गुप्त वंश में कई महाकवि हुए हैं जिसने कई अच्छे से नाटकों का वर्णन भी किया है। जैसे कालिदास ने विज्ञान संकुतलम, और रघुवंशम। इसके बाद में है विशाखदत्त, उसने मुद्रा राक्षस नाम का ग्रंथ लिखा है। अमर सिंह भी हुआ है जिसने अमर कोश लिखा है। और विष्णु शर्मा हुए हैं जिसने पंचतंत्र लिखा है। ठीक है, तो राजकाज की भाषा संस्कृति, जिसमें कालिदास के 2 मुख्य रूप से हैं, अभिज्ञान संकुतलम और रघुवंशम। उसके बाद विशाखदत्त है जिसका मुद्रा राक्षस है, और उसके बाद अमर सिंह है जिसका अमर कोश मिलेगा, और विष्णु शर्मा उसका पंचतंत्र। और इसके बाद कई विशेष गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी हुए हैं, जैसे
ज्योतिष विज्ञान, आर्यभट्ट, बेरहमहीर और ब्रह्मदत्त। ठीक है ना। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और दशमलव प्रणाली की। ये ध्यान में रखना। दशमलव प्रणाली का आविष्कार इसी वंश में हुआ था। ये कई बार पूछते हैं दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस वंश में हुआ, तो गुप्त वंश में। ठीक है। इसके आगे इसने कई प्रकार की कलाओं का वर्णन है, जैसे वास्तुकला, धातुकला और चित्रकला। ठीक है। इसके उदाहरण जैसे वास्तुकला में देखें तो दिल्ली का लोहे स्तंभ, इसकी क्या खास विशेषता है, आज तक जैसा बना था वैसा ये जंग नहीं लगा है। और दूसरी नालंदा विश्वविद्यालय जो बनाया था, वहां बुद्ध की अस्सी फीट बुद्ध की तांबे की बनी हुई प्रतिमा है, ध्यान में रखना। ये दूसरा इसका उदाहरण है। और एक दो बात और है इसके अंदर। एक दरबारी कवि था हरिसेन, आया पीछे वर्णन उसका। और हरिसेन ने क्या लिखा है, हरिसेन की रचना वैसे तो इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र है, उसका नाम बदल दिया गया, प्रयाग प्रशस्ति पत्र कर दिया गया है। और उसमें समुद्रगुप्त के जितने विजय हैं उसका वर्णन दिया गया है। उसके बाद चीनी यात्री फायान आया। किसके समय आया था चीनी यात्री फायान? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है। अब थोड़ा सा हम समाज के बारे में और देख लेते हैं, कैसा था समाज गुप्त वंश का। समाज के बारे में ज्यादा वैसे वर्णित नहीं किया गया है, तो समाज को जातियों के आधार पर 4 वर्गों में बांट दिया गया था। कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। चार वर्ग बना दिए गए हैं। कौन से वर्ग है? पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अलग अलग कार्य बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण को सर्वस्व मानते थे और उनका कार्य था अध्यापन करवाना, यज्ञ वगैरह करवाना। और क्षेत्रों का कार्य था देश की रक्षा करना, मतलब राज्य की रक्षा करना। और वैश्यों का कार्य था व्यापार वाणिज्य करना। और शूद्रों का कार्य था सेवा करना। इनके अलग अलग कार्य थे। और इसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी बताई है। क्या? और स्त्रियों को शिक्षा भी थी और पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है। और यज्ञ वगैरह में सेनापति बैठते थे। और एक और वर्णन मिलता है इसमें,
गुप्त वंश में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। ये भी ध्यान में रखना, पूछ लेते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के बताए हैं? 8 प्रकार के। यहाँ एक बात और रह गई है, मैं आपको बता देती हूँ, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी, बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय प्राप्त की थी, तब उसने एक उपाधि धारण की थी। यहाँ लगभग शासकों को उपाधि मिल रही है, उसने भी एक उपाधि धारण की थी। कौन सी? विक्रमादित्य। ठीक है ना, इसलिए चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट भी है। तो इसलिए इसने उपाधि धारण की। जो शक जाति थी विदेशी, उस पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। वैसे विक्रमादित्य उपाधि वो धारण करते हैं जो विदेशी शक्तियों को नष्ट करते हैं या उस पर विजय प्राप्त करते हैं। अब तक लगभग 14 शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके हैं। और एक हिंदू वंश का कहते हैं कि अंतिम शासक था हेमू, जिसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये थी गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना। वैदिक सभ्यता थी, भाषा संस्कृति, जिस कारण कई महाकवि उभर कर सामने आए, जैसे कालिदास, उसकी रचनाएं। ठीक है, आज इतना ही।